जय हिंद दोस्तों। तो देखिए रिसेंटली अर्थक्वेक आया है अफ़गानिस्तान में और उसकी वजह से और कुछ कंट्रीज़ में भी इफ़ेक्ट देखने को मिला है, जैसे बहरीन है, सऊदी अरेबिया, ईरान, ओमान, पाकिस्तान, कतर, यूएई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें झटके देखने को मिले हैं भूकंप के। और रिक्टर स्केल पे जो है अफ़गानिस्तान में जो आया था उसका 5.9 मैग्नीट्यूड था, और जिसमें हज़ारों लोग की जानें गई हैं और कुछ लोग जो हैं यहाँ पे इंजर्ड भी हुए हैं। साथ ही साथ देखिए तो बात करते हैं कि अर्थक्वेक होता क्यों है। तो देखिए अगर हम बात करें जो प्लेट टेक्टोनिक थियरी है उसके अकॉर्डिंग जो अर्थ का जो क्रस्ट होता है और जो अर्थ का अपर मेंटल है, ठीक है, जैसे ये अर्थ है तो जिसको सबसे ऊपर वाला एरिया है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, इसके नीचे वाले एरिया को हम मेंटल बोलते हैं और सबसे बीच वाला जो एरिया है उसको हम कोर बोलते हैं। तो अर्थ की जो अपर क्रस्ट है और जो अपर मेंटल है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जब एक घर्षण होता है, जब फ्रिक्शन होता है, तो उसी की वजह से जो है हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है। ठीक है, मीन्स क्या होता है कि जब दोनों प्लेट्स आपस में टकराते हैं, अंदर से क्या होता है कि अर्थ के अंदर से जो है कुछ प्रेशर की वजह से जो है वो जो प्लेट्स होते हैं वो मूव करते हैं, और मूव करने की वजह से आपस में रब करते हैं, और रब करने की वजह से ही जो है हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है। जिस पॉइंट पे अर्थ के इनसाइड पे ये अर्थक्वेक होता है, ठीक है, अर्थ के इनसाइड में जिस पॉइंट पे होगा उसको हम फोकस बोलेंगे या हाइपोसेंटर बोलते हैं, ठीक है, जहाँ से वो प्रेशर शुरू हुआ है। और जो सरफेस का है, जो क्रस्ट का जो एरिया है, अर्थ का जो क्रस्ट है, वहाँ पे जो पॉइंट पे अर्थक्वेक होगा उसको हम एपी सेंटर बोलेंगे। ठीक है, मीन्स जैसे ये अर्थ है, सपोज करिए इसका भूकंप का सेंटर यहाँ पे था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हाइपो सेंटर हो गया। और ठीक इसके ऊपर का जो एरिया होगा, ये क्रस्ट वाला एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे एपी सेंटर। अब बात कर लेते हैं सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं। तो जैसे कोई भी अगर इलास्टिक मटेरियल है, सपोज़ करिए, अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो एक लिमिट तक ही वो स्ट्रेच होगा, ठीक है। अगर उस लिमिट से हम ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा। तो उसी तरह अर्थ की भी अपनी एक इलास्टिक लिमिट होती है, अगर उससे ज़्यादा मतलब अगर उसको खींचने की कोशिश की गई तो वो टूट जाएगा। और देयर इज़ अ जनरेशन ऑफ हीट, जब वो टूटता है तो हीट उसमें जनरेट होता है और उसमें से एक एनर्जी जो है रिलीज़ होती है। जैसे अगर मान लीजिए रबर बैंड है, अगर आप उसको स्ट्रेच करते हैं ज़्यादा तो वो टूटता है, और वो टूटता है जब तो अपने हाथ में चोट लगती है, मतलब वहाँ पे एनर्जी उसकी रिलीज़ हो रही है। सिंस द मटेरियल इज़ इलास्टिक, द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक वेव्स। तो जब इलास्टिक मटेरियल है तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो किस फॉर्म में होगी, तो इलास्टिक वेव के फॉर्म में होगी। ठीक है, और ये जो है वो प्रोपोगेट करते हैं, दीज प्रोपोगेट डिस्टेंस डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द इम्पैक्ट। ठीक है, तो कितनी तेज़ी से जो है इम्पैक्ट पड़ा है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका जो जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो कितनी होगी। जितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। और इसी वेव्स को जो है, यहाँ पे जो इलास्टिक वेव्स हैं, तो वही अर्थ के कंडीशन में उसको हम सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। अब बात करें कि अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक क्यों आया। तो देखिए अफ़गानिस्तान जो है वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया में पड़ता है। जैसे जो सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का जो इलाका है, वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक वहीं आते हैं। लेकिन सेकंड सबसे मोस्ट जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है वो अफ़गानिस्तान की ही प्लेट है। ठीक है, ये द सेकंड मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव रीजन है पूरे वर्ल्ड में, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बाद। ठीक है, द अल्पाइड बेल्ट रन अबाउट 15,000 किलोमीटर फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ द यूरेशिया थ्रू द हिमालयाज इनटू द अटलांटिक। अब देखिए जो अल्पाइड बेल्ट है वो रन करती है करीब 15,000 किलोमीटर के आसपास। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बाद जो है सेकंड सबसे मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन जो एरिया है वो अल्पाइड बेल्ट वाला रीजन है। ठीक है, तो अलॉन्ग विद द हिंदू कुश इट इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ माउंटेन रेंजेस सच एज एल्प्स, एटलस माउंटेन और कैकस माउंटेन। ठीक है, तो यहाँ पे एल्प्स माउंटेन हो गया, एटलस माउंटेन हो गया और कैकस माउंटेन हो गया, ये माउंटेन्स रेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, हिंदू कुश के साथ साथ, और ये सारे जो एरियाज़ हैं ये अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ हैं, यहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहते हैं। Additionally, the Earth crust is especially lively in Afghanistan because it is where the Arabian, Indian and Eurasian tectonic plates meet। देखिए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो ऐसा एरिया है जहाँ पे जो अरेबियन प्लेट है, जो इंडियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट्स है, तो ये तीनों टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो यहाँ पे आके मिलती हैं, एक तरह से इनका जॉइंट है यहाँ पे। तो जब प्लेट्स मूव करती हैं तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट जो है इनके जॉइंट्स के पास होता है, उसी की वजह से अर्थक्वेक होता है। तो इसलिए अफगानिस्तान में जो है अर्थक्वेक आया ही है। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड यूरेशियन प्लेट्स एग्जिस्ट नियर अफगानिस्तान बॉर्डर विद पाकिस्तान। ठीक है, तो जो इंडिया और यूरेशिया प्लेट की जो बाउंड्री है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। इसीलिए जो अर्थक्वेक आया है, यहाँ देखिए जो अर्थक्वेक आया है ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। ठीक है, तो ये जो है बॉर्डर के पास इसका हमको एपी सेंटर देखने को मिला है। ठीक है,
अब बात करते हैं कि कैसे अर्थक्वेक को मेज़र किया जाता है, कैसे नापा जाता है। तो देखिए, अर्थक्वेक को मेज़र किया जाता है सिस्मोग्राफिक नेटवर्क के हेल्प से, ठीक है, जो कि बने होते हैं, जैसे कि जो सिस्मिक स्टेशंस होते हैं, तो वहाँ पे सिस्मोग्राफिक नेटवर्क लगे हुए होते हैं, उन्हीं की हेल्प से इसको मेज़र किया जाता है। और ये सभी जो मेज़र करते हैं कि जो ग्राउंड है वो शेक कर रहा है, तो उसकी जो शेक करने के बाद वो एनर्जी रिलीज़ करता है, तो उसी के बेसिस पे हम अर्थक्वेक के को जो है मेज़र करते हैं। अब इंडिया में जो है इसके लिए नेशनल सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क है, वो इसके लिए वर्क करता है, और ये 120 साल करीब पुराना है। एंड इट्स सेंसर्स कैन नॉट डिटेक्ट एन अर्थक्वेक विद इन 5 to 10 मिनट्स। तो अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने में 5 से 10 मिनट जो है इसमें लगते हैं। इशूज़ विद द अर्थक्वेक मेजरमेंट। अब बात करते हैं कि मेजरमेंट्स को लेकर के इशू क्या है। एवरीवेयर द वेव पैरामीटर्स आर मेजर्ड, नॉट द एनर्जी रिलीज, ठीक है। तो हर जगह क्या होता है कि जो वेव होती है, जो जो सिस्मिक वेव्स हैं, उनको मेज़र किया जाता है। जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उनको मेज़र नहीं किया जाता। लेकिन इस मामले में जापान आ गया है। जापान क्या करता है कि जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको मेज़र करता है, ठीक है। देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटम ऑफ एनर्जी रिलीज एंड द वेव एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो हमें क्वांटम ऑफ एनर्जी के बीच में और जो वेव एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसके बीच में हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज फंक्शन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो जो वेव की जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, वो वेव का जो है वो उसके फंक्शन का टाइम पीरियड है। It is possible to convert the measured wave amplitude into energy released for that earthquake. This is what seismological call the magnitude of the earthquake. तो इसी को जो है earthquake का जो है magnitude बोलते हैं। अब बात करें सर, ज़्यादातर जो earthquakes आते हैं वो हम मेज़र करते हैं किस पे, तो रिक्टर स्केल पे मेज़र करते हैं। दिस इज ए मेजर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एन earthquake एंड वॉज डिफाइंड बाई चार्ल्स एफ रिक्टर। सबसे पहले देखिए, इसको जो रिक्टर स्केल है इसको पहले डिफाइन किया गया था किनके द्वारा, तो चार्ल्स एफ रिक्टर के द्वारा। ये कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस के हैं। 1935 में इन्होंने डिफाइन किया था। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए अर्थक्वेक इज लॉगरिदम ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव मेजर्ड बाय द सिस्मोग्राफ। तो जो जिसके हेल्प से हम मेज़र करते हैं वो क्या है, वो है सिस्मोग्राफ। रिक्टर स्केल जो है मैग्नीट्यूड को मेज़र करता है डेसिमल होल नंबर के पार्ट में, जैसे 6.3, 5.2, ठीक है, डेसिमल के पार्ट में ये मेज़र करता है। सिंस इट इज़ ए लोगरिथम स्केल एंड इंक्रीज इन द होल नंबर बाई 1 यूनिट सिग्निफाइज अ 10-fold इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ठीक है। मीन्स अगर मान लीजिए 6.3 है और 6.4 है, तो यहाँ पे हम एक इंक्रीज़ किए हैं। एक इंक्रीज़ करने का मतलब हुआ कि 10 गुना जो है वो एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हुआ है। वेव का जो एम्पलीट्यूड है अगर 6.3 से 6.4 होता है, इसका मतलब वेव का एम्पलीट्यूड कितना इंक्रीज़ हो रहा है, तो 10 गुना इंक्रीज़ हो रहा है। वहीं अगर हम एनर्जी रिलीज़ की बात करेंगे तो इस चेंज में 6.3 से 6.4 होने में यहाँ पे 31 टाइम्स एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक छोटे से डेसिमल पॉइंट इंक्रीज़ होने से यहाँ 10 गुना जो है एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, और 31 टाइम्स क्या बढ़ रहा है, तो एनर्जी रिलीज़ बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कैसे जोन्स को डेजिग्नेट किया जाता है। जैसे कि देखिए, इनके जो सेस्मिसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक के बेसिस पे जो है सेवरल जोन्स को डिवाइड किया गया कि किस जोन में ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं और किस जोन में कम आते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, तो जैसे जोन 2 एरिया है, ठीक है। जोन 2 एरिया जो होता है वो लो रिस्क जोन का एरिया होता है। जैसे जो स्काई ब्लू कलर से आप देख रहे हैं वो लो रिस्क एरिया है, ठीक है। वहीं जो जोन 3 है वो मॉडरेट रिस्क एरिया है, जो येलो कलर का है। और जो ऑरेंज एरिया है जोन 4 वो हाई रिस्क जोन का है। और जोन 5 जो एरिया है वो जो है वेरी हाई रिस्क जोन का है, ठीक है, रेड कलर में है। जो देखेंगे तो ज़्यादातर जो है ये 7 सिस्टर साइज का जो इलाका है वहाँ पे, और गुजरात के हमें साइड में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो है वो ज़्यादा वेरी हाई रिस्क जोन का एरिया है, ठीक है, और ये जोन 5 में आता है। तो इंडिया में जो है जोन 2, 3, 4 और 5, इन 4 कैटेगरी में जो इसको डिवाइड किया गया है। अब बात करेंगे क्या हम अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पहले ही जान सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। सिंस पैरामीटर्स ऑफ द अर्थक्वेक अननोन, देखिए अर्थक्वेक जो पैरामीटर्स हैं वो अननोन है, तो इसीलिए अर्थक्वेक को डिटेक्ट करना क्या है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। द प्रॉब्लम विद द अर्थक्वेक इज दैट दे आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टी विच वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए अर्थक्वेक जो होते हैं वो किस पे डिपेंडेंट करते हैं, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए प्लेस टू प्लेस जो है वो अलग अलग, मतलब वो डिफरेंट होते हैं। इफ़ देर आर इलास्टिक वेव्स प्रोपोगेटिंग थ्रू ए मटेरियल, दे आर टू काइंड ऑफ वेव्स। अगर देखिए कोई इलास्टिक वेव है और वो किसी मटेरियल के थ्रू पास कर रहा है, तो दो तरह के जो वेव्स इसमें से निकलते हैं। पहला होता है प्राइमरी वेव, तो जो प्राइमरी वेव होता है वो जल्दी पहुँच जाता है, और जो सेकेंडरी वेव होता है वो लेट पहुंचता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्टिव है वो सेकेंडरी वेव ही होता है, ठीक है। सेकेंडरी वेव जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है।
इफ़ इट इज़ नोन दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज़ एक्सट्रीमली हाई, अगर ये पता चल जाए कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई है और वो बहुत ज़्यादा है, तो उस समय हम ट्रेन्स और जो पावर ग्रिड्स हैं उनको हम शट डाउन बंद कर सकते हैं, जिससे कि जो डैमेज होगा उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो कुछ इलेक्शंस में ये काम करता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये काम नहीं कर पाता है। अब कुछ बात करते हैं सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की। तो देखिए, जैसे हम पहले बताए कि जापान जो है, जापान का जो वार्निंग सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा है। दे हैव सेवरल 100,000 ऑफ रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, इनके पास कई हज़ार जो है वो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस हैं जो इनको मेजर करते हैं। रिस्पॉन्सेज आर सेंट टू ए सेंट्रल पॉइंट वेयर दे एस्टिमेट वेदर इट इज़ अ लार्ज इनफ टू फॉर्म सुनामी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो एक केंद्र बिंदु के पास भेजे जाते हैं और उससे वो पता लगाते हैं क्या इस सुनामी आने के चांसेस हैं, या जो अर्थक्वेक के जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो उसका अमाउंट कितना है। तो उसी के हिसाब से जो है वो प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो है इनके द्वारा लिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।